आज तमाम जमातों ने 23 मार्च के महंगाई मार्च में अपनी भरपूर शिरकत और उस हवाले से अपने आज़म, अपने इरादे और अपने जज्बे का इजहार किया है। पूरी कौम को आवाज़ दी जा रही है जिसने मुल्क की इक़्तिसाद और मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसी तमाम सूरत हाल से मुल्क को निकालना ये अब एक कौमी फरीज़ा बन चुका है। हर चंद के हमारा मुतालबा आम इंतखाबात का है। इस्तीफ़े भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके ज़रिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सकें। लेकिन अगर यही इस्तीफ़े आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है तो फिर असम्बली की रुकनीत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, पीडीएम गवर्नमेंट के खिलाफ 23 मार्च को महंगाई मार्च करने जा रही है और इसे गवर्नमेंट के खात्मे का आगाज़ कहा जा रहा है और फौरी जनरल इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जा रहा है। मगर इस हवाले से अचानक पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में तब्दीली देखने में नज़र आई है। वो कहते हैं कि इन दिनों इस्तीफ़ों और फौरी इलेक्शन में मुश्किलात हैं, लिहाजा असम्बली रुकनीत को ताकत बनाकर गवर्नमेंट हासिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने भी 5 जनवरी को गवर्नमेंट के खिलाफ लाहौर से फैसला कुन तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में NA 133 में जलसा किया जाना था, लेकिन अब वो भी मनसूख कर दिया गया है। गवर्नमेंट पर एतमाद है। वफाकी वज़रा भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि आइंदा भी सिंध समेत मुल्क भर में PTI की गवर्नमेंट होगी। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह पहले कहा जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, ख़ासतौर पर PDM की अगर हम बात करें, इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी, फौरी इलेक्शन की बात की जा रही थी, इवन पीपल्स पार्टी भी फौरी इलेक्शन की बातें कर रही थी। अब आपको सूरत हाल क्या कोई मुख्तलिफ लग रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को देखते हुए? क्या आपको लगता है कि अपोजिशन फौरी इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट रही है? देखें, विश लिस्ट तो कभी ना कोई टलती है ना कोई हटता है और हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलता है। जब मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे तो बाकी सारे धरे जा चुके हुए थे, कोई किसी सूरत में कोई किसी सूरत में, और फिर वो सिर्फ उनके जलसे में ख़िताब करने आए और मौलाना साहब भी खुशगुफ्तारियों का शिकार होके और गुमान लेके चले गए थे। ठीक है, यही सियासत है। उसके बाद ये PDM बना जिसको पीपल्स पार्टी हकीकत में लेके आई, और जब पीपल्स पार्टी के सर पे आई तो वो ख़ुद ANP के साथ वहाँ से रवाना हो गई और फिर अपनी अपनी डुगडुगी फिर सेनेट में आके दोबारा हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक सरप्राइज़ अरेंज कर लिया और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए। तो उसके बाद फिर उम्मीदें बन गई और आज फिर जब महंगाई अपने उरूज पे जा रही है तो फिर मार्च में एक 23 मार्च की डेट दे के उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे। और बीच में ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी KP में वहाँ पहुँच गई जिसका वो ख्वाब सोचा करते थे कि किस तरह वो एक मौलवियों की हुकूमत की सरबराही लेके, और उनके दामाद इस वक्त पेशावर के मेयर मुंतखब हो चुके हुए हैं, तो हिस्सेदारी तो बन गई किसी न किसी सूरत में। तो सब चाहते हैं कि सिस्टम में हिस्सा मिलता रहना चाहिए और सिस्टम के हिस्सेदारी के लिए ही पीपल्स पार्टी PDM को दागे मुफारकत दे गई थी। तो अब रह गए पीछे PMLN, जहाँ से वो सफ़ीर जिनकी मौजूदगी में मियाँ साहब रवाना हुए थे, पाकिस्तान में वो सफ़ीर थे उस वक्त, और इस वक्त वहाँ वो नेशनल सिक्योरिटी में एडवाइज़र टाइप हैं, अवाद असीरी, जो सऊदी रॉयल फैमिली से तो नहीं है लेकिन उन पे एतमाद बहुत किया जाता है। उनकी एक मुलाकात हुई और 15-16 जनवरी को शायद एक दूसरी मुलाकात होगी कि वो कहते हैं कि विश लिस्ट मौजूद है, उसके अंदर माइनस शरीफ्स की बात होती है, उसके अंदर कभी कुछ होती है, लेकिन चूँकि वो कहा जाता है ना जी ये न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, तो हमें तो उसी पे बात करनी है जो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें कि अच्छा जी वो इतने सालों के बाद साइड पे रहे, वो लबनान में सफ़ीर हो गया अवाद अल असीरी, और फिर अब वहाँ पे रॉयल फैमिली के पास ही मौजूद हैं, लेकिन वहीं से फिर वो नुमाइंदे बन के जाते हैं। एक तरफ ख़बर आ गई कि जी शायद कोई उनको UK से जाना है तो इसलिए सोच रहे हैं, कहीं विच लिस्ट की मौजूदगी की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। पाकिस्तान की सियासत इसी चीज़ का नाम है, और बिल्कुल शोला बनने में कोई आप ये ना सोचें
कि ये सिर्फ सियासी जमातें ही काम कर सकती हैं। ये जो बजट पास होना है और लग रहा है ये जो इसके असरात आएंगे, ज़ाहिर है आम आदमी तो उसमें नहीं आता ना, वो तो खासुल खास हैं। फिर वो खवास इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कराची में जाके तरीन साहब मिलते हैं, किसी की ताज़ियत करते हैं, किसी से वैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं हो रही, कुछ ना कुछ गेम प्लान सियासत के लिए बनते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। वो मिजाज पूछते हैं एक दूसरे के, जैसे फ़ारूक सत्तार शहबाज शरीफ से मिजाज पूछने के लिए चले गए थे उनसे। तो वो चौधरी शुजात साहब एक दफ़ा किस्सा सुनाया करते हैं कि जब गवर्नर जिलानी थे ना, गवर्नर पंजाब, तो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो कैंडिडेट नहीं थे, वो असल में उनका तकिया कलाम था कि MPA से पूछते थे मिजाज शरीफ। तो वो जो कि नए नए लोग बगैर पार्टी के जीते थे तो सब समझते थे जी नहीं नवाज शरीफ, जी नवाज शरीफ। तो वो वज़ीर आला बन गए, तो किस्मत उनको वहाँ से वहाँ ले गई। तो अब किस्मत इमरान खान को चलाती है नहीं चलाती है, इसके ऊपर ये अगले 2-3 महीनों में काफ़ी चीज़ें सेट हो जाएंगी और आप और हम मार्च में देख लेंगे कि डबल मार्च किसका होता है। सही जी अयाज साहब। तो अब लॉन्ग मार्च तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इलेक्शन मार्च ज़रूर मैं देख रहा हूँ, वो भी बल्दियाती इलेक्शन का मार्च। बिल्कुल ठीक बात है, फजल रहमान साहब को शेयर मिल गया, वो इसीलिए उनके बयानात की जो आप हवाला दे रही थी, कुछ तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली यहाँ इसी तरह आया करती है। हाँ, इस वक्त अगर कोई पार्टी रह गई है जिसे कुछ नहीं मिला, वो PMLN है। हाँ, कोई उनके मुकदमात में अगर कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ सबको कहीं ना कहीं हिस्सा मिल गया है और इसलिए लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट अब ये फिर अपना टाइम पूरा कर जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम असम्बली की ताकत से हटाएंगे। तो मेरा ख्याल है वहाँ जाएंगे ये इस्लामाबाद और जाके कहेंगे कि जी अब हम चुके आ गए हैं, ताकत हमारे पास है, तो आप यहाँ से निकलें, अब हमने यहाँ बैठना है। तो इस तरह तो नहीं होता जिस तरह पिछली दफ़ा भी कह रहे थे। तो बज़ाहिर तो गवर्नमेंट को ख़तरा टल गया और गवर्नमेंट इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही है। फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं। वैसे जनवरी में भी बहुत से लोग कह रहे थे कि जी बस ये जनवरी में ही फैसला हो जाना है और ये गवर्नमेंट जाएगी। फिर मार्च की बात तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, मार्च चूँकि इम्पॉर्टेंट बड़ा होता है हमेशा, और इस दफ़ा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्च। इसलिए एक उम्मीद मार्च के हवाले से भी लगाई जा रही है कि शायद उस वक्त कोई ऐसा मामला बन जाएगा। आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है, तो जाहिर है वो भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी जगहों पे काबिल कबूल नहीं होगी कि अगर आप ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं तो फिर हमारी तरफ से माजरत है। तो ये सारे मामलात हमारी सियासत, चूँकि गिव एंड टेक हमेशा से रहा है सियासत में, और हम इसी पे वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है हमारी सियासत। जिस को कुछ हिस्सा मिल जाता है, जैसे पिछले टेन्योर में जब वो गवर्नमेंट KP की इमरान खान साहब को दी गई थी, तो उसका मतलब यही था कि जी आराम से 5 साल निकाल देंगे सुकून से, क्योंकि एक इनको हिस्सा तो दे दिया गया है, उसका शेयर मिल गया है इक़्तिदार में। लेकिन नहीं, वो फिर वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि चीफ मिनिस्टरशिप तो ज़ाहिर है उन्होंने लेनी नहीं थी। उनकी तो सारी 22 साल जद्दोजहद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए थी, तो जब तक वो पूरी नहीं होनी थी उनको तो फ़ायदा नहीं होना था। वो 22 साल तो फिर ज़ाया हो जाते अगर वो सिर्फ एक सूबे की गवर्नमेंट लेके आराम से बैठ जाते। तो लिहाजा वो अल्टीमेट उन्होंने फिर वो उसके लिए एफर्ट की, और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो चल रहे हैं मुसलसल फिल वक्त। तो जाहिर है ये पता नहीं होता चेंज होते हुए, कोई विद इन वीक्स विद इन डेज पता नहीं चलता है। वो जैसे टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट का, एक सेशन पूरी वो टेस्ट मैच की शक्ल ही बदल देता है। एक टीम बड़ा अच्छा खेल रही होती है, वो बिल्कुल लग रहा होता है कि जी अब तो भी हारने का चांस ही ख़त्म हो गया है, उसमें एक सेशन में ऐसा होता है कि 4-5 विकेटें गिरती हैं और पता चलता है कि जी वो टीम तो बहुत पीछे चली गई, दूसरी चीज़ टीम उस पर हावी हुई और उसके बाद अल्टीमेटली वो टेस्ट मैच भी जीत गई। तो हमारी सियासत बिल्कुल क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह होती है, इसमें कोई पता नहीं होता वो कौन सा सेशन है जो सारे मैच की शक्ल ही बदल के रख देगा। तो वो सारे उस सेशन के इंतज़ार में हैं। सबकी कोशिश ये है कि कोई ऐसा सेशन मिल जाए जिसमें वो 4-5 विकेटें ऐसी गिरा लें, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि फिर उनका अपर हैंड हो जाए और वो टेस्ट जीत सकें। मुझे फ़िलहाल कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, बात यह है कि PDM में हमेशा कहता हूँ इट इज़ अ डेड हॉर्स एंड दे आर ऑल कंफ्यूज्ड
पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर इज नथिंग। सेकंड, जो पार्टी इक्तदार में आने की कोशिश कर रही थी, जो पावर हंगरी थी, मौलाना फजलुर रहमान को पावर चाहिए थी, आई थिंक दैट ही हैज गॉट इन केपीके। सो उनके रवैये में ऑटोमेटिकली चेंज आ गई है। एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीडीएम, ये मौलाना फजलुर रहमान के, पीडीएम इज जस्ट फिनिश्ड। ये मार्च इज जस्ट वो एक सिग्नल बनाया हुआ, अदरवाइज 23 मार्च को कुछ भी नहीं होना। और ये अब इनके पास, मुझे तो यही लगता है कि ये पूरा अब साल चलेंगे आराम से और नए इलेक्शन की तैयारी करें। अब ये साल है ही इलेक्शन की तैयारी का। अपना मैनिफेस्टो लेकर आएँ, अपना सोल्यूशन लेकर आएँ, आवाम को बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। ना पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराना चाहती है, एब्सोल्युटली नॉट। ना पीएमएलएन चाहती है कि वो गिराए। क्या इस स्टेज के ऊपर पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, जो इस वक्त पीटीआई को बैगेज है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर्स हैं, क्या ये एक साल के लिए उसको कैरी करना चाहेंगे या ये और पीटीआई का भी लोड डालेंगे ताकि वो और उनका जो नुकसान हो फिर इलेक्शन में ये उसको कैश कर सके। तो आई थिंक लॉजिकल बात है कि इस वक्त ना ही पीपल्स पार्टी ना ही पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान को पावर चाहिए थी। आई थिंक ही इज वेरी हैप्पी इन केपीके। तो एक तो ये इसको बिल्कुल भूल जाएं। हाँ, यहाँ पर एक है कि पीटीआई को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचता कि पीटीआई खुद, ये पीडीएम जो है ये खुद इंतशार का शिकार है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई वो नहीं चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी में हमेशा कहता हूँ उनको 1.5 साल और चाहिए सेंट्रल पंजाब में आने का। वहाँ जरदारी साहब ने पहले ही कहा कि मैं अपने खैम में कैंप लगा रहा हूँ, मीन्स कि वो वहाँ स्टैब्लिश होना चाहते हैं। इस दौरान में वो अपना वहाँ पर रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीएस्टैब्लिश करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सीटें ले लें सेंट्रल पंजाब से, और सेंट्रल पंजाब प्लस सदर्न पंजाब कुछ सीटें मिला के केपीके, बलोचिस्तान और सिंध को मिला के ही विल ट्राई टू कम इन बार्गेनिंग पोजीशन के कहीं कोलिशन में आ सकें। तो ये उनका डिजाइन बड़े क्लियर है। पीएमएलएन ऑल्सो वांट के और पीटीआई का नुकसान हो, और उसके बाद उनको मियां नवाज शरीफ कब आते हैं वो भी उनको टाइम लगेगा आने के लिए। तो देयर ऑन इट इज टोटल प्रेशर, नथिंग एल्स। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये कुछ भी नहीं होना। जनरल आप रूटीन में इलेक्शंस होंगे और जाहिर है पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है कि वो किसको वोट देते हैं और किसको आगे लेके आते हैं। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, इस हुकूमत को तो कम से कम हम तो हमेशा से एक बात कहते रहे, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। अब आप टीवीआई की सियासत देखें कि बेख्तियार मेयर की ओहदे पर जो है ना वो अपने बुनियादी मौकफ से ही हट गए। यस, चेंज हट गए, बिल्कुल। इस्तीफा ना देने की बात तो बिलावल साहब ने पहले ही कही थी, तो पहले ही बिलावल साहब की जो है वो बात मान लेते। जब टीवीआई बेख्तियार मेयर की ओहदे से पीछे हट गई तो फिर पीपल्स पार्टी से कैसा शिकवा? उसके पास तो पूरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जो है हुकूमत है। तो क्या इस मुल्क में सारी जंग जो थी, सारी अपोजिशन थी, जब हम और आप बातें करते थे सिवाय एक साहब के, वो अपने मफादात के लिए थी ना। हर रोज ये बात जो है इस पे स्टैम्प लग जाती है। अभी कई दिन से आप देखें, आप मरियम नवाज साहबा का ट्विटर चेक करें, बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है। खाली एक हैप्पी न्यू ईयर की जो है मुबारकबाद है और 2-4 रीट्वीट है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो रोजाना उनके ट्वीट आते थे लाडला और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एक ट्वीट भी नहीं है 10-15 दिन से। क्यों, क्या हो गया भाई? एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गई या आपकी सोच तब्दील हो गई? तो भाई ये कुछ भी नहीं होना इस मुल्क में। ये सब जंग जो थी वो मफादात की थी, हर रोज जो है बात साबित हो रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की कोशिश क्या है, जो उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर जो अचानक से सारा 2 दिन से उन्होंने ये सरगर्मियां शुरू हुई कि जो बातचीत चल रही है उस बातचीत को जो है वो खराब किया जाए। इसके अलावा उनका भी कोई, हुकूमत का भी इसके अलावा एजेंडा नहीं है। किसी तरह मुस्लिम लीग की जो है वो डील ना हो पाए एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन हालात और वाक़यात से लगता है कि मुस्लिम लीग की भी जो है वो डील हो जाएगी और सब जो है हिस्सा बकदरे जुस्सा के फार्मूले पर जो है वो काम शुरू कर देंगे। सही जी, इलियास साहब। देखिए जी, अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा सूरत हाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारी पार्टियां हैं वो अपनी जानब से कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी 5 इसको जनवरी को फेडरल काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास तलब कर लिया लाहौर में, और इसके बारे में फिर इधर सालगिरह भी, भुट्टो की सालगिरह भी मनाएंगे। ज़ाहिर है उन्होंने कहा था कि मैं तहरीक लाऊंगा, इधर से पंजाब से शुरू करूँगा। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानब से भी कोई ऐसी सरगर्मी नहीं की जा रही। 23 को जो कह रहे हैं कि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करेंगे वो करेंगे, ज़ाहिर है इन्होंने करेंगे, शो अपना करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब में बलदियाती इलेक्शन की डेट शेड आ जाएगी और उस पर ये सारे उस पर मसरूफ़ हो जाएंगे।
और इस तरह ये कोई नहीं लग रहा कि जी एक साल ये इसी तरह गुजारेंगे। ज़ाहिर है ये अपने ऊपर महंगाई की बदनामी जो सबसे बड़ी है वो अपने लिए नहीं लेना चाहते, ना ही गवर्नमेंट को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं ताकि उनको सिंपथी वोट मिलें कि जी इनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था। पहले तो ज़ाहिर है इस तमाम सूरत हाल में वो चाहेंगे कि जितनी बदनामी PTI की गवर्नमेंट के आ सके महंगाई की आवाम के सामने, तो आवाम की अदालत खुद फैसला करेगी कि इनको वोट देना कि नहीं देना। तो ये इस इंतज़ार में सियासी जमातें, हाँ बिल्कुल वो इसको करेंगे, यानी कि अपना एहतजाज रखेंगे ताकि गवर्नमेंट के बारे में जितना भी बुरा हो सके वो कर सकें और गवर्नमेंट को ये साबित कर सकें कि गवर्नमेंट के नाहल है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकी, गुड गवर्नेंस नहीं कर सकी, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। ये इस तमाम जो बड़ी जो सूरत हाल है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा इशू है और हर बंदा इससे मुतासर हुआ है। ज़ाहिर है कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन 3 साल गुजर गए, 3.5 साल तो कोई कंट्रोल नहीं हुई, बल्कि महंगाई बढ़ती गई है। यहाँ तो हो ना कि महंगाई को कैप लगा दिया, लॉक लग गया, नहीं वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गई, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इस तमाम जो सूरत हाल में आप देख लेंगे कि गवर्नेंस की ये सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे कल कि जी जो करप्शन है, जो क्या कहते हैं रिश्वत वाली, वो अफसरान वगैरह लेते हैं, वहाँ बिल्कुल लेते हैं और रेट उनका डबल हुआ है इस टाइम। हर जगह पुलिस भी ले लें, दूसरे ले लें। पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए बात की गई थी, अभी तक हुई कोई नहीं। गुड गवर्नेंस क्या ब्यूरोक्रेसी में भी बुरे हालात हैं, कोई काम नहीं करते। जो सूरत हाल है इसी वजह से जो है महंगाई भी कंट्रोल करना पंजाब में कोई मसला नहीं। 70% आबादी जो है पंजाब में है, तो पंजाब में कहाँ से कंट्रोल होगी? तो इसलिए जो पंजाब में सब मेहनत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इधर आ गई, नून लीग पहले ही बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग है इधर, तो तमाम जो जमातें हैं, JUI भी आएगी इधर। फिलहाल पंजाब में इस कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले इलेक्शन में सीटें निकाल सकें। अभी इनके पास टाइम है, ये अपनी कैंपेन चला रहे हैं, गवर्नमेंट को गिराएंगे नहीं बल्कि अपनी कैंपेन चलाएंगे। सही। तो अयाज साहब एक ज़िमनी सवाल, इसका मतलब है फिर गवर्नमेंट तो सेफ है क्योंकि बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, गवर्नमेंट जाने वाली है, महंगाई की वजह से गवर्नमेंट वीक पॉइंट पर है, तो अब सूरत हाल कुछ डिफरेंट लग रही है आपको? देखिए, जब सब तय कर लें कि इस थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा के हमने काम कर लेना है, बढ़ गई ना, JUI की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ गई, कुछ उनको मिल गया है, पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी बढ़ चुकी हुई है, तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है उनकी तो तनख्वाह उनके हाथ में है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ PMLN ही रह गई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो सब का इत्तेफाक इस पे है कि क्यों अपने गले डालेंगे ये जो हालात हैं, जो महंगाई है, कि ये कहेंगे कि जी ठीक है जी इन हाउस चेंज भी क्यों आएगी, मुझे ये बताएं। इसलिए आएगी कि जी महंगाई हम ये बाकी हम भुगत लेंगे, उसके बाद जब इलेक्शन है, यहाँ तो पता नहीं चलता कि आज इस गवर्नमेंट को आप हटाएं, हो सकता है 6 महीने बाद इस गवर्नमेंट का बयानिया बिकना शुरू हो जाए कि लोगों को ये यकीन दिला दें कि देखें हम तो अब वक्त आया था कि जब हमने महंगाई भी कम कर लेनी थी और मुल्क तरक्की भी करना था, हमें हटा दिया गया, फिर आप क्या करेंगे? पता चलेगा जी अगले इलेक्शन में पहले से भी ज्यादा वोट लेके आ गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बेवकूफ़ी को करने के लिए तैयार होगा। सही है जी, अपने अपने मफाद जंग है, ज़ाहिर है। फिर वही बात जो है सब कर रहे हैं कि तनख्वाह है, जिसको जिसका हिस्सा मिलता जाएगा वो खामोश होता जाएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है पंजाब बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक हुकूमती हिकमत अमली पर हम बात करेंगे। क्या हुकूमती हिकमत अमली मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा जैसे बलदियाती इलेक्शन के नताइज से बचने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने के लिए PTI और PMLQ मिलकर हिकमत अमली बना रही है। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही ने मुलाकात की है। वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है और बलदियाती इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर भी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं बलदियाती इलेक्शन में तनकीद बराए तनकीद करने वालों को कारकर्दगी से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इससे पहले भी जब इस इशू पर हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे, ज़ाहिर है गवर्नेंस को बेहतर करें। खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद यही हुआ होगा और महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है। अब ये जो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब को मद्देनज़र रखते हुए मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट?
देखें, सब बड़ी जो गलती की है वो एक टेस्ट केस जो था वो केपी का लोकल बॉडीज इलेक्शन थे। वहाँ इन्होंने अपनी सिफारिशें करके नेपोटिज्म, रिश्तेदार, सो एक बहुत बड़ा धचका लगा है और उसके फॉलोअर्स विल डेफिनेटली कम इन पंजाब में जो सेकंड इन्होंने गलती की है वो ये है कि तमाम तंजीमें तोड़ दी, पार्टी की तंजीमें तोड़ दी हैं, नई पार्टी लेकर आ रहे हैं। शफकत महमूद को उन्होंने पार्टी का सदर बना दिया। देखें, एक प्रिंसिपल होता है कि पार्टी के सदर जो भी होगा, सदर पंजाब का, फिर लाहौर डिवीजन का, फिर रावलपिंडी डिवीजन का, दे आर परमानेंट अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए ताकि वो अपने इलाके में बैठें, लोगों को अप्रोचेबल हो, लोगों के मसाइल हल करें और अपने इलेक्शन की कैंपेन करें। प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद ये आपके फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर, दे डोंट हैव एनी टाइम, दे कांट डिवोट देयर टाइम टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, वो वहां पर नहीं बैठ सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी पीटीआई ने गलती की है कि आपने ओहदे जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको आपने वहाँ के पार्टी ओहदे वेले दे दिए। हुकूमती ओहदे और ये ओहदे फ़र्क होने चाहिए। एक तो ये बेसिक फ़र्क इनको लगा। चल ना उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अब ये जिस तरीके से वहाँ नुकसान हुआ कि अपने कैंडिडेट बराबर एक के दो खड़े हो गए, दूसरे भी, अब इन्होंने ये PMLQ के साथ मिल के आपस में ज्वाइंट कैंडिडेट भी खड़े कर रहे हैं। बट द टाइम डैमेज इज डन, लेट हो चुके हैं। 2-3 महीने में व्हाट कैन वंडर्स दे कैन डू। ना आप फंड रिलीज कर सकते हैं, ना कोई डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं, ना उनके मसाइल हल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, वो अलहदा हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ज्वाइंट कैंडिडेट्स होंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। हो सकता है मिक्स रिजल्ट हो, बट डेफिनेटली व्हाट दे वांट दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। जी अयाज साहब। नहीं, मैं ब्रेड साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। हमारे यहाँ मामलात डिफरेंट होते हैं। जब आप कोई मिनिस्टर को बना देते हैं ना वो इंचार्ज, तो लोगों को ये यकीन होता है कि यार ये हमारा कोई काम तो कर देगा। वो पर्सनैलिटी से यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो या तो नीचे जो आपने ओहदेदार बनाए हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोगों को यकीन हो कि हम जो इनसे बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, काम कह रहे हैं, वो हो जाएगा, फिर दूसरी बात है। लेकिन यहाँ चूँकि पर्सनैलिटीज़ को ही वो समझा जाता है कि इनके थ्रू हम काम करा सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल ये तो कोई इतनी ख़राब मूव नहीं है पीटीआई की। ये तो मुझे लगता है कि ठीक मूव है, क्योंकि वो जब तक ये एजाज चौधरी साहब थे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो वो उनको बेचारों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता था जब गवर्नर हाउस में प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे होते थे। तो इस दफ़ा शफकत महमूद साहब प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में उनके साथ आए हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है कि वो लोगों को यकीन होता है कि यार ये पर्सनालिटी, इससे हम बात करेंगे। रही अहदाफ हासिल करने की, तो बहुत मुश्किल है। पंजाब में नो डाउट PMLN का बहुत स्ट्रॉन्ग वोट है और ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत और ज़्यादा PMLN यहाँ स्ट्रॉन्ग हुई है। और इवन आपने देखा जो रिसेंटली या थोड़ा अरसा पहले भी इलेक्शन हुए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स तक के इलेक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा PTI की सपोर्ट थी, वो भी हार जाने का मतलब ये है कि ठीक है ना कि सिकंदर अमली भी होगी, वो KP में भी होगी, लेकिन यहाँ वोट बैंक का भी बहुत फ़र्क है। PMLN का जो वोट बैंक टूटा था वो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल उनको वापस जा चुका है। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके भी अगर ये कुछ रिजल्ट ले लें, मुझे लगता है कि 25% भी कहीं ये जीत जाए तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन आया साहब, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कह रहे हैं कि वो भी थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलेंगे जो केपी में उनके साथ हुआ, तो आपको नहीं लगता इस स्ट्रेटेजी को चेंज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले दिन से हमें कह रहे हैं कि जी अब ये हो गया, मैं स्ट्रेटेजी बदलूंगा, अब मैं खुद निगरानी करूंगा। लेकिन जितनी दफ़ा वो स्ट्रेटेजी बदलते हैं, जितनी दफ़ा निगरानी वो करते हैं, उतने ख़राब रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैं तो इस हवाले से मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो नज़र आ रहा है मैं तो ज़ाहिर है उस पर बात करूंगा। और पंजाब PMLN का गढ़ है, स्पेशली लाहौर में तो मुझे नहीं लगता, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेयर का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इतना महंगे इलेक्शन हो चुके हैं। सही जी। आमिर साहब देखिए, पिछले सेगमेंट में तमाम का ये इत्तफाक मुझे नज़र आया, आप समेत ब्रिगेडियर साहब के, कि जी वो मौका नहीं देगी PMLN इसलिए कि भाई वो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि PTI को इस वक्त गिराया जाए जबकि वो खुद गिरने की कोशिश कर रही है। और जो हालात वाक़यात हैं, और फिर इस सेगमेंट में जो मैंने अभी दो गुफ्तगू सुनी, दोनों का इख्तलाफ नज़र आया। अयाज साहब का शफकत साहब पे कि भी वो वज़ीर हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बड़ी होती है 14-8 के जी एक बंदा है, लेकिन शफकत महमूद बुनियादी तौर पर एक ब्यूरोक्रेट हैं। वो अपनी वजारत में असर्ट नहीं कर सके, उनसे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन
असद उमर तीसरी जगह से बैठ के ले गए और शेख रशीद के हवाले कर दिया। वो कहीं असर्ट करते हुए नज़र नहीं आए। टीचर्स हड़ताल पे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो लाहौर में अयाज साहब मौजूद हैं, इनको पता होगा कि उनका अपने हलके के कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोगों के लिए कितना वो जोर लगाते हैं काम कराने के लिए, वो कितना टाइम देते हैं, क्या करते हैं। पंजाब में ये लेट हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे थे ना, अयाज सादिक और अलीम खान, वो जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों की बात होती थी, और अयाज सादिक ने कहा नहीं ठीक है हम इलेक्शन पे जा रहे हैं, नवाज शरीफ का फैसला था कि हम अपील नहीं करेंगे उस पर। तो उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ ने मिल के पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और लाहौर में पीटीआई को कोई कैंडिडेट यूनियन कौंसिल में नहीं मिल रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए, कि वो समझ रहे थे कि हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीएमएलएन दूसरा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुकी थी। और अब भी यही कुछ है, ये तंजीमें तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। यार लोगों ने अपनी जो भी सेटिंग करनी थी उस पुरानी तंजीम से की थी, अब वो तंजीम चली गई, वो सैफुल्ला नियाज़ी से लेके एजाज चौधरी तक सारे फारिग हो गए। अब नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पॉलिटिकली उन सब को। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा कि कहीं फैसल साहब ये समझें कि वो पैसे जा रहे हैं। पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए शफकत महमूद को लोगों को पहचानना पड़ेगा, लोगों को उन्हें पहचानना पड़ेगा। पंजाब में इन्होंने और वक्त ज़ाया कर दिया। हाँ, जो बुनियादी सवाल है चौधरी परवेज़ इलाही वाला, वो बिल्कुल गेमिक्स अच्छी तरह समझते हैं पंजाब के, और सारी चीज़ों को उसका फ़ायदा ब्रिगेडियर साहब जो ढूंढ रहे थे ना, वो सारे का सारा चौधरी परवेज़ इलाही को चला गया है, जाना नहीं है। अब वो इसलिए चला गया है कि उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड जो मौजूद हैं उन्होंने तो वहीं पे लड़ना है ना। तो आप ले लें पीटीआई को, वो तो अपने जो ज़िले उन्होंने लिए, जहां इन्होंने हाथ किया वहां वो नाराज़ हुए, और उन्होंने नाराज़गी के बाद वापस लिया सारा इख्तियार जो पहला पंजाब में उनके साथ मुआहदा हुआ था कि ना पीटीआई होगी ना कुछ होगी, वहां सिर्फ काफ लीग होगी। हाँ, वज़ीर आज़म साहब इस पर अगर टिक जाएँ तो बहुत सारी जगहों पे कुछ अच्छे रिजल्ट, जो अयाज साहब मैं फिर कह रहा हूँ 25% की बात कर रहे हैं, शायद उसमें से कुछ रिजल्ट अच्छे मिल जाएं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जो बुर्दबारी मोहब्बत इस वक्त शफकत महमूद चौधरी परवेज़ इलाही के पास दिखा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दिखा रहे हैं, जब ये पता लगेगा खान साहब को कि भाई ये तो चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में सब कुछ चला गया, वो एकदम ना वो कह देंगे टूट गई तड़क करके कि नहीं मैं फिर स्ट्रैटेजी बदल रहा हूँ, और कहानी फिर ख़राब हो जानी है। तो आमिर साहब, अब नवाज शरीफ साहब की खबरें बड़ी गर्म हैं, आप जानते ही हैं कि आ रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं आ रहे, या अपनी मर्जी से आएंगे। आपको लगता है वोट बैंक मुतासिर हो सकता है अगर वो नहीं आते, आ जाते हैं तो क्या फिर उस असरअंदाज हो सकते हैं? आप ये देखें कि उनका एक बयान और इरताश ऐसा पैदा हुआ कि फैसल साहब को बैठे हुए ना वो कुर्सी पे ही कुछ तकलीफ शुरू हो गई। तो इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि वफाकी हुकूमत को मिर्चें कितनी लगी, सूबाइयों को कितनी लगी, और कितने बयानात सिर्फ उनके इसके कहने पे आए कि जल्दी मैं आपके साथ हूँगा। उनका वोटर उनके बगैर उनके साथ खड़ा था, खड़ा है, और फिर तीसरी दफ़ा अयाज साहब का नाम ले रहा हूँ इसी सेगमेंट में कि वो वोट बढ़ गया है। लिहाजा आप इस बेफिक्र रहें, इस तकलीफ़ में जिनको है ज़रूर रहेगी। सही। फैसल साहब, मैं तो ये कह रहा था कि आपने तो आमिर साहब से वो सवाल पूछा जिसका जवाब आपको पता था क्या जवाब देंगे। अच्छा, चलें आपके बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, अहम बात ये नहीं है कि पंजाब में कौन जीतेगा कौन हारेगा, अहम बात ये नहीं है कि केपीके में कौन जीत गया कौन हार गया। अहम बात यह है कि जिन इदारों के, जिस हुकूमत के, बल्दियाती हुकूमत के इलेक्शन हो रहे हैं, उस बल्दियाती हुकूमत के, उस बल्दियाती इदारों की असर अंगेजी कितनी है, उससे आम आदमी को कितना रिलीफ पहुंच रहा है। ये बेख्तियार मेयर लाके, बेख्तियार कौंसल लाके, और उसको लाने के लिए सियासी और भाई ये सिंध की बात नहीं हो रही, केपी में भी बहुत इख्तियार है और पंजाब में भी, जरा पढ़ लिया करो आप अपने। और भाई आप लुक में देते हैं, आपको बताना पड़ता है कि ये सिंध के इलेक्शन की बात नहीं हो रही जहां आप रोना पीटना हर वक्त डाले रखते हैं। केपी में भी उन्होंने बाइख्तियार बनाए हैं, और पंजाब का भी जो कानून बना है वो यही है। चलें अब आगे चलें। चल लिया चिचौरा बना आपने, जो भी करना है चलें। इशू पढ़ के आया करो भाई। बात को समझने की जरूरत है कि बल्दियाती इदारों को जब तक आप आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करेंगे, कभी भी ये बल्दियाती इदारे जो है वो असर अंगेज नहीं हो सकते। जिस सूबाई हुकूमत का अगर उसकी मर्जी के मुखालिफ पार्टी का मेयर आ जाता है,
वो एक नोटिफिकेशन से या ये सादा अक्सरियत से उसको बेख्तियार कर देती है। आपका आइन जो है वो मेयर को, काउंसलर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। यहाँ 6-6, 7-7 साल जो है बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती इदारों के इंतखाबात नहीं कराए जाते और एडमिनिस्ट्रेटर से काम चलाया जाता है। तो ये काम ये सूबे में, वफाक में क्यों नहीं कर लिया जाता कि सूबाई हुकूमत के भी आप इलेक्शन ना कराएं, वफाक के भी इलेक्शन ना कराएं, वहां भी आप एडमिनिस्ट्रेटर से काम चला लें, लेकिन वहां तो आप नहीं चला सकते। आपको अगर इमरान खान इस कौम के ऊपर कोई एहसान करना चाहते हैं तो एक एहसान कर दें कि इस बल्दियाती इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें और ये तय कर दिया जाए इनके अंदर कि जब तक बल्दियाती इदारों के इलेक्शन नहीं होंगे, सूबाई और वफाकी हुकूमत के भी जो है, आम कौमी सूबाई असम्बली के भी जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। आपको आइन के अंदर ये लिखना होगा, यानी बगैर इलेक्शन के आप हुकूमत को कंटिन्यू कराना चाहते हैं। आप बात तो कर चले आमिर साहब कंप्लीट कर लें। सही है, ये आमिर साहब का जो सोच है ना, जो हमारी जो सियासतदानों की जो तबका अशराफी है ना, उनसे बहुत मिलती है। वो भी नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर जो है ना बल्दियाती इदारे, मिडिल क्लास को पूछता कौन है भाई? आप जैसी मिडिल क्लास को पूछता कौन है? सियासतदानों के लिए मौत है। एक ताकतवर बल्दियाती इदारे इस मुल्क की तबका अशराफिया के लिए और सियासतदानों के लिए मौत है। तो इस पर तमाम सियासी जमातें जो है इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इन बल्दियाती इदारों को जो है बेख्तियार किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इसको बचाने का भी वाहिद नुस्खा ये है कि आप एक आम आदमी को बेख्तियार कर दे और वज़ीर आला के ओहदे को, जिस तरह गवर्नर का ओहदा अलामती है, इस वज़ीर आला के ओहदे को भी अलामती बना दे। ये 18वीं तरमीम से सूबाई खुदमुख्तारी मिली है, ये इस मुल्क के लिए नासूर बन गई है, ये इस मुल्क के लिए कैंसर बन गई है और ये कैंसर ये पूरे मुल्क में जिस तरीके से सराहियत कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को बचाने का भी ये फार्मूला यही है कि एक आम आदमी को जो है वो बाइख्तियार किया जाए। वरना ये अदाकारियां, आमिर साहब मस्खरापन कर रहे हैं, चिचोरापन कर रहे हैं और हंसी मजाक में इस बात को उड़ा रहे हैं। आपके सियासतदान भी यही काम कर रहा है, इन्हीं की रविश को जो है आमिर साहब जो है वो टो कर रहे हैं। लेकिन ये इस मुल्क का असल इशू है जिसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। जी इलियास साहब, कराहियत बवज़ने सराहियत। देखिए पंजाब में जो लाहौर में कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, उसके बाद देख लें आप रिजल्ट क्या आए। इसी तरह पूरे पंजाब में भी जो है बल्दियाती इलेक्शन, उसके लिए तैयारी इन्होंने की नहीं थी और इन्होंने प्रेसिडेंट भी अपने चेंज कर दिए पंजाब के। अब प्रेसिडेंट साहब कहाँ किस किस को मिलेंगे, किस तरह करेंगे? ज़ाहिर इन्होंने कोई काम तो किए नहीं है इतने कि लोग इनको वोट दें। तो अब ये सूरत हाल है, ये कोशिश करेंगे चौधरी परवेज़ लाई साहब से मिलें, उनसे लेके उनके साथ उनकी सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ें। ज़ाहिर है वो तो अपनी सीटें निकालेंगे। अब ज़ाहिर है उनकी हिकमत अमली चलेगी, उनका तजर्बा है और वो बेहतर अंदाज से काम करेंगे और इनको भी साथ चलाएँगे। तो ये बहरहाल इनके लिए बड़ा मुश्किल है इलेक्शन। अगर अकेले लड़ते हैं तो अकेले लड़ने से इलेक्शन इसी तरह है इनके लिए जैसे एक नई जमात होती है। उनके लिए देखें ना ही जो MPAs वगैरह हैं उन्होंने काम किया, ना MNA ने काम किया, तो किस तरह करेंगे? महंगाई की वजह से हलकों में नहीं जाते अपने MPAs। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने तो काम किया ना। वज़ीर आला ने पंजाब वो नजर नहीं आया ना, वो नजर नहीं आ रहा, बहुत किया उन्होंने, वो दिखाया देखेंगे कि किस तरह नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सर एक यानी कि क्या किया, अंडरपास बना दिया उस दिन, वो बहुत बड़ा नहीं, 2 बना दिए यार, वो अंडरपास बना दिया। वो भी अंडरपास हैं, वो भी डर लगता है देख के कि उसकी कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो देखने वाली है कि किस तरह की क्वालिटी है। जाहिर है पता नहीं, जो पहले भी अंडरपासेस बने वो अब भी बने, जो उसकी क्वालिटी, उसकी विड्थ वगैरह देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या। बहरहाल लेकिन उसकी तो उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं, पैसे बचाए हैं, उन्होंने वक्त बचाया है। बचत हमें क्या पता था कितने लगने हैं, कितने आवाम आदमी को क्या पता है कि कितने पैसे लगने थे, कितनी बचत हुई, कॉस्ट की तो पता ही नहीं होता। ये एक दफ़ा हमने शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा था कि आप कहते हैं जी इतने पैसे बचा लिए, ज़रा हमें समझाएं तो उसी कैसे बचा लिए। तो बहरहाल बच जाता है, पैसे बच जाते हैं। पैसे बेसिकली जो है वो खुद ही फॉर अ मिनट अगर टाइम जी मैं आपको टाइम देती हूं और खुद ही से उन सारा करते हैं। तो इसलिए इनको पंजाब में PTI को इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो उनके देखेंगे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। नहीं, मेहनत तो बहुत करेंगे, उसकी टेंशन मेहनत तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना। सेहत कार्ड वगैरह तकसीम कर देंगे, अगर इससे करेंगे तो लोगों को मुतमईन कर सकेंगे। कार्ड से लोगों को खाना तो नहीं मिल जाएगा या महंगाई पर कंट्रोल तो नहीं कर लेंगे। असल जो चीज़ है उसकी तरफ तो नहीं। वैसे लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए कार्ड के रजिस्टर। हाँ, तो कार्ड आएंगे तो सर देखें आपके सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? टेलीफोन की टोन बदल दी है। टोन तो बदल गई है, वो तो जाहिर है
चौथी लहर भी आ गई है, वो फिर दोबारा चलें इस पे हम आगे बात करते हैं। जी ब्रिगेड साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दुआ देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि ये एक्चुअली जमहूरियत ये है कि MP MNA लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साज असेंबलीज के अंदर, और फिर डेवोल्यूशन पावर में लोग जो हैं वो निचली सतह पर तहसील, यूनियन काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, उनको अपने इलाके का पता होता है। लेकिन क्योंकि ये फंड सारे फिर आ जाएंगे मेयर्स के पास और डिस्ट्रिक्ट नाजिम के पास, सो MNA MPs के पास पैसा नहीं लगा जो लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। ये वजह जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टी सब मुत्तफिक है कि किसी तरीके से भी इनको जितना डिले करना है, जितना नाकाम करना है करें, ताकि परमानेंट पावर जो है वो MNAs और MPs के पास है। क्योंकि उनको इसमें फायदा है ना। बिल्कुल जी, ब्रेक ले लेते हैं। जी ठीक हो गया, ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते हैं। तीसरा सवाल है हमारा ओमिक्रॉन से मुतालिक। हम सवाल ये रखेंगे, क्या मुल्क फिर सख्त पाबंदियों की तरफ बढ़ रहा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका और बरतानिया में यौमिया लाखों केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। चीन के कई शहरों में भी सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। कराची में ओमिक्रॉन के मज़ीद 10 केसेस सामने आए हैं और 3 दिनों में मरीजों की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई है। NCOC ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए वैक्सीनेशन से मुतालिक सख्त इकदाम करने का ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये एक नया वेरिएंट है कोरोना का, ओमिक्रॉन, जिसकी लहर और पाकिस्तान में भी अब केसेस आ रहे हैं। आपके ख्याल में फिर से वही पाबंदियाँ लगी हैं स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में, या दीगर जिस तरह से कुछ शहर बंद कर दिए जाते हैं या कुछ इलाके जहाँ पर केसेस आते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जाहिर है मार्केट्स का टाइम चेंज कर दिया जाता है, या फिर आपको लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन है इसके अमल से कंट्रोल कर लिया जाएगा? कि हमें सारी बातें कौन बता रहा है टीवी पर आके? जो अपने शोबे के फेलियर है ना, असद उमर साहब और दीगर जो लोग हैं जिनके जो बुनियादी शोबे हैं उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो ये आके हमको जो है ना ये सिखा रहे हैं कि इस कोरोना से, इस वायरस से जो है निपटना कैसे। देखिए साइंसी बात ये है, आपको साइंसी बात बता रहा हूँ, जी सुनिएगा आप सब लोग। देखिए जिसको कोरोना हो गया उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जिसको वैक्सीन लग गई उसको जो है ना बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने कभी किसी और बीमारी में सुना कि जो है वो जो वैक्सीन को बूस्टर वैक्सीन लगती हो? अच्छा, ये मिसाल कहाँ से लेके आते हैं? ये मिसाल लेके आते हैं फ्लू से, कि भाई फ्लू जो है उसकी जो है वो वैक्सीन जो है वो हर साल जो है नई वैक्सीन लगती है, तो भाई उसकी फ्लू हर साल अपनी शेप बदल के आता है, उसकी वैक्सीन भी जो है शेप बदल के लगती है। अच्छा, आप एक बात इसको भी पूछे, इस्लामाबाद में आमिर साहब होते हैं, इनको जरूर सवाल करना चाहिए कि बस आपके बाद जब आप कह रहे हो कि जी बिल्कुल उनके पास जाइए, कि उनके पास भी होना चाहिए कि अगर ये कह रहे हैं कि कोरोना अपनी शक्ल बदल कर आया है, तो जो हमें और आपको जिस बूस्टर डोज की बात की जा रही है वो तो पुरानी वैक्सीन ही लगाई जा रही है, वैक्सीन तो तब्दील नहीं हुई। अगर बदली भी शक्ल पे तो वैक्सीन असर कैसे करेगी? ये देखिए, ये साइंसी सवाल है। दूसरी बात, बहुत अहम बात है, साइंस के जो भी तरीका इलाज होते हैं ना, वो उनके सालाना जो मुस्तनद इदारे जनरल छापते हैं उसमें वो लिख देते हैं 2019, 2020, 2021, इसके तीनों जर्नल जो है जो चाहे वो फार्मा, मैं सबसे पूछा रिसर्च की, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी भी फार्माकोलॉजी का जर्नल हो या मेडिसिन का जर्नल हो या वायरोलॉजी का जर्नल हो, ये उनके एक्सपर्ट्स का कहना ही है कि किसी ने ये बात नहीं लिखी है कि कोरोना का जो इलाज है वो लॉकडाउन है, या कोरोना का इलाज जो है स्मार्ट लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन है, या वैक्सीन लगाने वाले को दोबारा वैक्सीन लगाने की जरूरत है। ये किसी साइंस के जर्नल में नहीं लिखी। तकाजा क्या ये असद उमर साहब को चाहिए, ये किसी वायरोलॉजी के, लेकिन पूरी दुनिया में फैसल साहब आपने ज़्यादा रिसर्च किया है, तो पूरी दुनिया में बूस्टर की बात की जा रही है, लगाए भी जा रहे हैं जहां पर ज्यादा केसेस हैं। रिसर्च मैं बताता हूं कहां से होती है।
पूरी दुनिया में कोई तमाशा ऐसा नहीं लगाया जा रहा जैसा ही तमाशा देखे। ये दुनिया जो है ना, चाहे हम सब तो समझते हैं ना कि पाकिस्तान में शुगर माफिया है और ये लैंड माफिया है और आटा माफिया है, ये पूरी दुनिया भी जो है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका, होती माफियाओं के कंट्रोल में ही है। ये ड्रग माफिया, दवाओं की माफिया, वैक्सीन माफिया, उसका भी पूरी दुनिया पे ये कब्जा है। इनको अपनी वैक्सीन बेचनी है, उसके लिए ये हमारे और आपके जिस्म को उन्होंने तजर्बा गाह बना दिया। अभी छोटे छोटे बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगाने पे जो है वो जोर दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो साइंस के मुस्तनद जर्नल है, उस जर्नल से असद उमर साहब आके ये बात बता दें कि ये जो मुस्तनद जर्नल है इसमें ये बात लिखी हुई है। एक किसी जर्नल से बता दें या किसी वायरोलॉजी के एक्सपर्ट को लाए और वो आके ये बात बोल दे, हाँ भाई कि दोबारा जो है बूस्टर डोज लगना जरूरी है या लॉकडाउन से जो है कोरोना को रोका जा सकता है। अभी इन्होंने कराची में क्या किया, एक घर में कोरोना का पेशेंट निकला, उस घर के बाहर टेंट लगा दिया। भाई क्या कर रहे हैं, ये कोरोना को रोक रहे हैं। यार आप मजाक कर रहे हो, ये कोरोना को टेंट लगाने से रोकोगे? घर के बाहर टेंट लगा हुआ है, उस कोरोना को रोका जा रहा है। ये ऐसा मजाक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। टेंट किस मकसद के लिए, कि बाकी लोग अंदर ना जा सके? नहीं, कोरोना अंदर से बाहर ना आ सके, अंदर वाला अंदर ना जा सके। कोरोना को रोक रहे हैं, कोरोना कैद किया कोरोना आगे टेंट लगा, कोरोना रुक रहा है। ये मजाक ही हो रहा है ना। ये दुनिया में मिसाल लेकर आए कि कौन सी दुनिया में किस घर के आगे टेंट लगा देते। सही जी। आमिर साहब, एक तो बेसिक सवाल है और कुछ सवाल फैसल साहब ने रखे हैं आपके सामने। संजीदा बात कीजिएगा, संजीदा इशू है, राजनीति कीजिए। हजारों लोग मर गए इस मामले में। आमिर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों की जान ले रहा है, इसलिए मजाक जी आप बोल लें, मैं ताकि आपको एक ही दफा में जवाब दूंगा ना। ठीक है, उनका कंप्लीट हो गया। लालू खेत के माली खोलिया के एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं आफ्टर दी PhD। तो ये चूंकि रिसर्च और जर्नल, अभी एक बीमारी पैदा हो रही है, ये समझते हैं कि पहले साइंस में उसका जर्नल छप जाए, वो रिसर्च भी सारी सामने आ जाए। दुनिया भर में तजर्बात होते हैं बीमारी पे, दुआ पे, दवा पे। अच्छा जी, अब क्या है, ये जो बूस्टर दी है ये किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने नहीं दी, ये दुनिया के बेस्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने तजवीज़ किया और उसका फ़ायदा हो रहा है कि जिन्होंने पहली 2 वैक्सीन लगवाई हैं और उसके बाद देखें ना, आपको फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट दे रही है, कर्जे ले रही है, जलीलो ख़ार हो रही है मीडिया के सामने भी। ये वो वाहिद काम है जो इन्होंने ठीक किया है। और मैं पहले दिन से फरवरी 2020 से ये बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट से हमारी प्लानिंग ठीक चल रही है। यानी कम से कम जो वैक्सीन ढूंढना, लाना, लगाना, मास्क, हर चीज़, ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट की है, उसमें मुसल्लह अफवाज ने पूरी मदद की है। हम लॉकडाउन के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटजी पे कर सकते हैं, उन्होंने मेहनत की है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। इस बात को मानने में हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि खाम में हम कहें कि नहीं बुरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज दिया है और अब आज से 30, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी पहले वैक्सीनेटर्स की, तो वो 30+ वालों को भी, जिनके 6 महीने हो गए हैं पहली 2 अपनी ओरिजिनल खुराक लगवाने के बाद, तो आप बूस्टर भी लगवा लें। अरे भाई, ये इंजेक्शन से तकलीफ, फैसल साहब को तो वैसे ही हर चीज़ से तकलीफ होती है, अगर होती है तब भी बर्दाश्त कर लें, चीख मार लें, मुंह में कुछ पेंसिल रख लें, तो टीका ज़रूर लगवाएं और अपने आप को, फैमिली में बड़ों को, बुज़ुर्गों को बचाएं, मास्क दोबारा पहने, सबको नसीहत करें। और ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट अगर इंतबाह कर रही है, भाई आपका और मेरा फ़ायदा कर रही है, कोई नुकसान नहीं कर रही। हम हर चीज़ पे तनकीद करने के लग जाएं, जो ठीक भी हुआ है तो भाई फिर मालिक होलिया के मरीज़ हम तो नहीं हैं। सही नहीं जी, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, आप आई थिंक देखें, आपको किसने रोका, रोजाना जाके लगाए जी। दुआ देखें, बात ये है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को वी मस्ट लिसन, और उसके बाद WHO है, फिर उसके बाद आपके पाकिस्तान में हेल्थ एक्सपर्ट है, हेल्थ एडवाइजर हैं। वी मस्ट, बिकॉज वी एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, वी आर नॉट क्वालिफाइड एंड वी आर ले पर्सन, तो हमें उनकी डिपेंड करना चाहिए। यस, एहतियात हमें हर हालत में करनी है, हमने मास्क भी लगाना है, हमने सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं, और जो पॉसिबल जब एक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है कि आप फ्री बूस्टर डोज लगवा लें तो ज़रूर लगवाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में हमें इसको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फिर इससे बाकी लोग भी डिस्करेज होंगे और वो इसको अवॉइड करेंगे। तो हमें सबको मिल के इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो या और चैनल पे जो चल रहे हैं प्रोग्राम, सबको इस पे कंसेंसस होना चाहिए कि जी जिसने नहीं लगवाया वो दोनों डोज लगवाए, जिसके 6 महीने हो गए हैं वो जरूर बूस्टर लगवाए। और गवर्नमेंट को भी और इसको कैंपेन को मीडिया के थ्रू ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अभी भी लोग समझ रहे हैं कि कोई कुछ नहीं होगा, मिक्रो में नथिंग, बट इसको मीडिया में ला के दोबारा करें और लोगों को बताएं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं,
इससे आपके मुआशी नुकसान के हो सकते हैं, कारोबार को नुकसान के हो सकते हैं। इवन स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर भी आपको जो एक मतवस्त तबका है, गरीब तबका, उसको बहुत नुकसान होता है। तो आई थिंक ये बहुत, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हमें करने की जरूरत नहीं है। जी अयाज साहब। देखिए, अभी तो इतना नहीं फैला हमारे यहाँ, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं। बेसिकली एक रीज़न ये भी है ना, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि वो डेथ रेट भी कम इसलिए होता है कि यहाँ नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। यूरोप और अमेरिका में बूढ़े बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से आपको वो देखा भी आपने कि जितनी डेथ्स हुई हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि NCOC बहुत अच्छा काम किया अभी तक और आगे भी करने जा रही है। मैं इससे अगली बात करूँगा जो सब एक्सपर्ट्स ने की है, कि मैं लाहौर की अगर बात करूँ तो यहाँ बेशुमार वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। तब जिस तेज़ी से ये फैल रहा है और ये इसकी वो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है इससे पहले जो वेरिएंट थे, इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि उनको दोबारा सेटअप करना चाहिए, उन वैक्सीनेशन सेंटर्स को दोबारा से खोलें। और फिर चूँकि तेज़ी से इसने फैलना है तो बूस्टर डोज लगवाने के लिए, और अभी बेशुमार लोगों ने पहली डोज भी नहीं लगवाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली लगवा ली और दूसरी डोज के लिए नहीं गए, तो उनके लिए फिर वही रात को 24/7 ये सिलसिला चलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती है, जो NCOC का मकसद है, अगर आपने लॉकडाउन या किसी और चीज़ से बचना है तो मेरे ख्याल इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर हालात काबू में रह सकेंगे। जी इलियास साहब। जी, पंजाब गवर्नमेंट को इसमें संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह एयाज साहब ने कहा कि वैक्सीन सेंटर था जो एक्सपो का था, जो दूसरे थे, उन पर 24 घंटे के लिए काम करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग लगवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा सकें, मास्क पहने और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाएं, ताकि अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं पहुँचा। लेकिन पंजाब में जो 3.8% की जो रेशो से तक आ गया, ये 0 में चली गई थी रेशो, लेकिन अब फिर बढ़ना शुरू हो गई, 4 हो गई है। तो यहाँ मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज भी 245 मरीज़ आए पंजाब में। तो ये गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, इसको अभी से काम शुरू करेंगे, रोकेंगे तो इस पर अमल दरामद करेंगे तो आगे से ये रुकेंगे, वरना हॉस्पिटलों पर एकदम रश बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अभी तक तो इमरजेंसी अलर्ट की है तो लोग टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन ये रेशो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वेरिएंट बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो लाहौर पंजाब में इसमें तेज़ी आई है। बिल्कुल आपकी बात। एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, अपना और अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें। वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो लगवाएं, और बूस्टर अगर जिस तरह NCOC की हिदायत के मुताबिक उन पर अमल करें। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।